बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी और इस वक्त इंडिया का जो सवाल है वो यही है कि बिहार में चुनाव के कैसे रंग ढंग है। क्या वोटर वेरिफिकेशन पर मचा बवाल जो उफान पर है वो कब तक इसी तरीके से चुनावी मुद्दा बना रहेगा या नए मुद्दे इसके साथ और जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था पहले ही एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष है उसके हाथ में है। इन सबके बीच बिहार में चुनावी दंगल में एक नए पहलवान की एंट्री हो गई है। जी हां, भीम आर्मी के यानी कि आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के चुनाव को लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब आलम यह है कि सत्ता की कुर्सी एक है लेकिन दावेदार इस वक्त बिहार में कई सारे। एक सरसरी नजर पर उन 10 चेहरों पर जरा आज रोशनी डालते हैं जो बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, बिहार चुनाव का रुख किसी तरफ भी मोड़ सकते हैं। बिहार चुनाव में एक अनार 10 बीमार वाली जो कहावत है उसमें आप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, सबसे लॉन्ग सर्विंग बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। 20 साल हो गए मुख्यमंत्री पद पर उनको बैठे हुए। एनडीए के सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार जो इस बार फिर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। महागठबंधन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो है तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, बीजेपी जो बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री इस वक्त है। इनको भी लगता है कि सत्ता की कुर्सी जो है या कुंजी है इनके हाथ में आ सकती है। चिराग पासवान भी हैं तो एनडीए में, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। कह रहे हैं कि देखिए युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए इनकी पार्टी के लोग। बार बार बिहार चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि पूरी सीटों पर, सारी जो 243 सीटें हैं, चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर 3 सालों से बिहार की खाक छान रहे हैं, अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, बनाऊंगा किसी को। असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार सीमांचल में इन्होंने 5 सीटें जीती, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। सीमांचल में ज्यादा प्रभाव है इनका, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फिर किंग मेकर के तौर पर उभरें। वहीं राजेश राम पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के योग्य इनको बताया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं बिहार के अंदर। और जितिन राम मांझी हैं तो एनडीए में, लेकिन दलित राजनीति के सूत्रधार हैं, लेकिन क्या ये एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाएंगे, बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्टाचार्य, महागठबंधन के महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहेगी। और पिछली बार जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन महागठबंधन के लिए किया था, जितनी सीटें उनको मिली थी। चंद्रशेखर आजाद की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। 100 से ज्यादा सीटें लड़ने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। चाहते हैं कि दलित वोट अगर इनकी तरफ शिफ्ट हो जाए तो किंग मेकर की भूमिका में चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएंगे। अब इससे फायदा नुकसान किसको होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर रजा, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। आज जो घोषणा है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए 21 जुलाई को पटना में पार्टी के अधिवेशन है, ऐसा उन्होंने बताया। इसी में चुनाव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इधर उधर घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं है, हम बिहार चुनाव में पूरी ताकत से उतर रहे हैं। हमारे साथ है भीम आर्मी और नगीना के सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप लोग क्या उतरने की तैयारी में हैं वहाँ पर विधानसभा? देखिए, मैं लगातार बिहार जा रहा हूँ और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं, चाहे वो कमल वालिया जी हों, अमर ज्योति जी हों, या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ जौहर आजाद जी, तमाम हमारे साथी जो हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। और अभी 21 तारीख में 21 जुलाई को हमारा स्थापना दिवस, जो हमेशा हम लोग अलग अलग जगह बनाते हैं, तो वो इस बार हमने पटना में रखा है। और इस अधिवेशन के बाद जो है ना, पार्टी की जो सीनियर और स्टेट की जो लीडरशिप है वो बैठ के आपस में चर्चा करके निर्णय लेगी कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे। बाकी स्टेट की लीडरशिप अपना काम कर रही है, वो अपने चुनाव के मद्देनजर और वहाँ की सामाजिक राजनीतिक
जो बिंदु है उनको ध्यान में रखते वो अपने आधार पर तैयारी कर रही हैं। लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार चुनाव में आप लोग उतर रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उतर रहा है? जी जितना मैंने जो स्पष्ट है, जो क्योंकि इधर घुमा फिरा कहने की आदत मेरी नहीं है, वो 21 जुलाई के बाद बाकी सब चीज़ें तय होंगी। जब भीम आर्मी का राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ संपन्न हो जाएगा, सीनियर लीडरशिप रहेगी, वही बैठ के तय करेगी। लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार में आप लोग उतर रहे हैं? बिहार में चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव चुनाव और ये भी खबरें आ रही कि करीब करीब 100 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये स्टेट की जो लीडरशिप है उनकी और सेंटर की जो हमारी कोर कमेटी, उनका फैसला जो भी होगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अकेले आप लोग लड़ेंगे कि किसी अलायंस के साथ जाएंगे? ये भी 21 तारीख के बाद तय होगा। 21 तारीख के हाँ, बाद तय ये भी भीम आर्मी के स्थापना दिवस के बाद। जो हमारे यहाँ इलेक्शन का जो काम देखती है वो पार्टी कोर कमेटी की टीम है और भीम आर्मी की, वही डिस्कशन करती है। उन्हीं के जो उनका जो ऑर्डर होता है उसी को मैं या सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बिहार में जो मौजूदा जो हालात उसको देख के क्या कहेंगे? जिस से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, जो मर्डर हो बहुत बुरे हाल है, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और उस पर सरकार का जो फेलियर, और कई सारी भर्तियां हैं जिनमें पेपर लीक हुए, तमाम तरह की परेशानी हुई, और फिर पुलिस जब डंडों से पीटती है लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो चीज़ें तो वहाँ ख़राब हो रही है, इसमें इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब है, रोजगार वहाँ इस तरह से है नहीं, और बिहार लंबे समय से पलायन से लड़ता रहा है। हमारे साथी हैं पप्पू जी, वो लगातार पार्लियामेंट में कहते हैं कि लगातार जो है पलायन, और हमने देखा भी है जब कोरोना काल में यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं लॉकडाउन के बाद बाहर निकले थे जाने के लिए, तो वो मोस्टली लोग बिहार से या झारखंड से कनेक्टेड थे। तो अगर अच्छे रोजगार की व्यवस्था सरकार कर पाते, भ्रष्टाचार के हाल लगातार पुल टूट रहे हैं, तो आपसे छिपा हुआ नहीं, बाढ़ से हमेशा लोग परेशान रहते हैं। तो बिहार तो हाशिए पे तो है ही, उसमें जो भी हम लोग योगदान करके उसको आगे बढ़ा सके हम लोग करेंगे। मुद्दे क्या होंगे बिहार चुनाव में अगर बात करें तो? देखिए, मुद्दे तो देश भर में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा, और कानून व्यवस्था, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैंने अभी आज झांसी की एक वीडियो देखी, ज़मीन पे अस्पताल में ज़मीन पे लिटा के ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अच्छी जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनका मर्जर किया जा रहा है, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले आंकड़ा दिया था कि लखनऊ में जिस तरह से जो 383 जो हैं लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल बंद किए गए, और 1000 से ज़्यादा शराब के और नशे के ठेके खोले गए। उन्नाव में भी ऐसा ही किया गया, वहाँ 500 ठेके खोले गए। तो ये बिहार हो या देश का कोई भी कोना, हर जगह पे ये समस्या है। रिसोर्सेस है, उनका बंटवारा नहीं हुआ है, का सेंसस हुआ है, उसमें इकोनॉमिक आंकड़े जो हैं अगर वो आ जाते तो पता लग जाता कि बिहार में कौन संपन्न है और कौन हाशिए पे है। लेकिन बिहार में अगर बात करें तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगाता है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जेडीयू पर आरोप लगता है, बीजेपी पर लगाता है, और बीजेपी कहता है कि नहीं ये लालू राज में हुआ है और सबके तार जो है आरजेडी से जुड़ रहे हैं। देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता जिसको वोट देती है वही ताकतवर हो जाता है। मैं किसी एक पक्ष की या 2 पक्ष की बात नहीं करूँ, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जनता ने जिसको एक वोट भी दिया वो भी महत्वपूर्ण है। हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। तो सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार आगे बढ़े। नहीं बढ़ पा रहा, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। सभी को मौका मिला है। लेकिन ये 2 खेमे जो बटे हुए हैं बिहार में, क्या तीसरे क्या? बिहार की जनता तय करेगी कि वो इनके बारे में क्या सोचती है। नहीं, स्पेस है, मतलब बिल्कुल स्पेस है, क्यों नहीं स्पेस है? आप बताओ क्यों नहीं स्पेस है? वहाँ का जो वोटर्स है, जो देख रहा है कि हमें हर बार इनको वोट देते हैं, वोट दे के ताकत देते हैं, कभी ये खेमा इस तरफ आके सरकार बनाता है, कभी ये खेमा इस तरफ जाके सरकार बना लेता है, तो क्या जनता नहीं देख रही है? जनता भी समझ रही है कि ये जो मिले जुले लोग हैं, कभी ये इंडिया अलायंस में बहुत चोटी के नेता हो जाते हैं, सारी मीटिंगों में बैठते हैं, फिर जाके वापस भाजपा के साथ शामिल हो, इसके जनता नहीं देख रही? जनता सब देख रही है। तो चंद्रशेखर आजाद के इन तेवरों से, उनकी बिहार में एंट्री से बीजेपी में किन किन राजनीतिक दल, जो एनडीए के राजनीतिक दल हैं और नेता हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है? बिहार में क्या क्या ये समीकरण बदल सकते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। दलित वोटों में कम से कम सेंध लगाने की जो कोशिश है वो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी की होगी। तो ये कोशिश हर जगह कर रहे हैं कि बीएसपी को रिप्लेस करा जाए और दलित वोटरों को अपनी तरफ और तेजी से आकर्षित किया जाए। चिराग पासवान और जितिन राम मांझी के इर्द गिर्द जो दलित राजनीति कम से कम एनडीए में घूमती है, उसको ये टारगेट कर सकते हैं। रामविलास पासवान की मौत और लोजपा में टूट के बाद और जितिन राम मांझी का जिस तरीके से जो उनकी भूमिका है वो सीमित करने की कोशिश जो है वो चंद्रशेखर कर सकते हैं। चंद्रशेखर की एंट्री के बाद जो वैकल्पिक नेतृत्व है उसके संकेत वहां पर बन सकते हैं। बीएसपी पर
इनका जो असर है उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों पर बीएसपी पार्टी के ऊपर भी इनका असर पड़ सकता है। कोशिश हर जगह यही करते हैं कि बीएसपी पार्टी को रिप्लेस करें। अक्सर चुनावों में बीएसपी के 4 से 5 उम्मीदवारों की जीत देखी गई है। इसी स्थान पर कब्जा करने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस के उम्मीदों पर भी इसका असर पड़ सकता है। कैसे? कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दलित मुस्लिम एकता से सामाजिक समीकरणों के बदलाव की कोशिश कांग्रेस इस वक्त कर रही है। दलित वोटों में बिखराव से बीजेपी को फायदा हो रहा है। कोई गठबंधन किस तरीके बनाएंगे चंद्रशेखर आजाद, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके क्या मायावती चंद्रशेखर के साथ जाएंगी? ये सब जो बड़े सवाल हैं वो तय करेंगे कि इनकी कितनी भूमिका और कितना असर आने वाले बिहार चुनाव में रहता है। जरा थोड़ा आपको दलित वोटर्स का जो गणित है बिहार का वो भी थोड़ा समझा देते हैं। तो महागठबंधन के बीच जो सियासी रशाकसी चल रही है, एनडीए में चिराग पासवान की जो पार्टी है और जितिन राम मांझी की जो पार्टी है, ये जो दलित वोटर है उस पर ये अपना दावेदारी रखते हैं। बिहार के अनुसूचित जाति के लिए अगर देखें तो 38 सीटें सुरक्षित जो आरक्षित सीटें हैं वो मानी जाती हैं। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को 5.8% वोट मिले थे और 1 सीट मिली थी विधानसभा की। जितिन राम मांझी को 1% से भी कम वोट मिला था, लेकिन वो 4 सीटें जीत गए थे। 2020 में जो अनुसूचित जाति की जो 21 सीटें हैं उस पर एनडीए की जीत हुई थी। अब 2020 में जो अनुसूचित जाति की 21 सीटें हैं वहां पर जो 2020 में अनुसूचित जाति की जो 21 सीटें हैं वहां पर महागठबंधन ने अपना परचम जो है वो लहराया था। तो ये बहुत ये जो पूरा चुनाव का जो समीकरण जिस तरीके से बनता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो राजनीति है उसमें अब ये और एक नया तड़के की तरह से चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो रही है। अब एनडीए के लिए दो मोर्चे हैं, यानी कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव पर पोस्टर अटैक एक तरफ से कर रहा है एनडीए, और दूसरा जो शिक्षक भर्ती जो पोस्टर में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का ये आप देख रहे हैं कि कार्टून है, आरजेडी पर जंगल राज का हमला कर रहे हैं। इसी को पलटने के लिए आरजेडी कह रही है कि देखिए अब ये नया जंगल राज तो इनका है। और दूसरा एक उनका जो अटैक है वो है लोक लुभावन प्रचार का, यानी कि एक तरफ पुराने 15 साल की याद दिला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं जो लोक लुभावन प्रचार है उसकी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन की कोशिश की जा रही है। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसा इन्होंने एक बात कही है। 100 यूनिट फ्री बिजली जो है वो उसकी बात इन्होंने कही है। सरकारी नौकरियों में जो बिहार की महिलाएं हैं, डोमिसाइल जिनके पास है, 35% आरक्षण उनको मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक 2 पॉइंटेड अटैक, यानी कि 2 तरफ से वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब बिहार सरकार के 1 करोड़ रोजगार देने का जो दावा है उस दावे का आधार क्या है, लेकिन इसमें सवाल आगे ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के नए विजन से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस पर बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह से एनडीटीवी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। बिहार सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार बिहार के युवाओं को देने जा रही है और हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष जी है। सर, किस तरीके से अगले 5 साल में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार सरकार देगी? किस तरह से नहीं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में कल कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का अवसर सृजन करेंगे, तो देखे ही रहेंगे। ने कहा था 10 लाख रोजगार और अब बड़ा अनाउंसमेंट 1 करोड़, एक बड़ा आंकड़ा होता है बिहार के ऐसे राज्य के। देखिए, तेजस्वी जी के तो बात पे हम कुछ नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के युवा का, बिहार के लोगों का, बिहार का कैसे भला हो सके, बिहार कैसे विकसित बन सके, बिहार में एक जो हमारे लोग हैं, जो युवा है, जो अपने स्किलिंग करेंसी के रूप में कैसे आगे आए, इसके बारे में सोच रहे हैं। उनका अब 10 लाख 5 लाख करते रहे, उनसे क्या मतलब है? उनको आज 10 लाख का याद है? जब उनकी सरकार थी, माता पिता जी तो चरवाहा विद्यालय खुलवाया करते थे। उनको तो बताना चाहिए कि आपने कितने पोस्ट, कितने जॉब क्रिएट किया,
कितने वैकेंसी क्रिएट किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। वैसे हमारे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं, हम लोगों ने तो स्किलिंग के लिए 151 ITI टाटा से MOI करके 4000 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के रोबोटिक जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चे कैसे आगे आए, बिहार के बच्चे, उसके लिए भी हम लोग स्किलिंग कर दिए। इस प्रोग्राम से जो इमिग्रेशन है, पलायन जो होता है दूसरे स्टेट में बिहारी को, वो कितना रुकेगा? अब मुख्यमंत्री जी ने ठाना है, NDA की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े बेहतर जीवन के लिए। उनके घर में हर युवा को 1 करोड़ तो देंगे ही, उसके साथ ही बिहार के हर युवा के घर में, हर युवा के हाथ में नौकरी और रोजगार का अवसर रहे। चुनाव आते ही बाहर आ जाती है नौकरियों की और वादों की, और उसके बाद 4 साल तक सब भूल जाते हैं। इतनी सारी नौकरियां अगर थी तो अब तक सारे बिहार के लोगों को मिल क्यों नहीं गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल बन रहा है, लोग भी अपने सभी दलों के मुद्दों और एजेंडों पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर जनता किन मुद्दों को ज्यादा अहम मानती है? हमारे सहयोगी रमन राय ने पटना के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ मतदाताओं से बातचीत की। बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में लग गया है। बिहार में वोटर्स पुनर्निरीक्षण की शुरुआत हो गई है और इस वक्त हम बिहार की सड़कों पर हैं। कई सारी जनता है जो पटना से सटे एक इलाके में हम लोग मौजूद हैं। इस बार बताइए, क्या मुद्दा इस बार के चुनाव में आप लोग देख रहे हैं? मुद्दा कि बदलाव हो, सरकार बदलाव हो। बदलाव देख रहे हैं? हाँ। क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव हो? बदलाव जैसे कि माने सरकार बदले, ई सरकार में हम लोग कमजोर आदमी मर रहे हैं। खाना दिक्कत होती है आप लोग? दिक्कत, नाव नहीं चल रहा है, बालू नहीं चल रहा है, ट्रक नहीं चल रहा है। बहुत सारे हम लोग बेरोजगार ऐसे ही बैठे हुए हैं, मर रहे हैं हम लोग। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए इस बार? सरकार राजद की आएगी। विकास किए, बालू बंद हो गया। बालू से कितना आदमी जीता था, लेबर क्लास के लोग जीता था, ट्रैक्टर पर कमाता था, नाव पर कमाता था ना। हम लोग दुकानदार, ट्रैक्टर चलता था तो हम लोग भी चाय पानी बेच के जीते थे। ये सब मतलब की मुसीबत है और क्या है। युवा नेता भी इस बार चुनाव में हैं, तेजस्वी यादव सामने, नीतीश कुमार है। क्या लग रहा है इस बार और क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा इस बार है मतलब बिहार में रोजगार बहुत कमी कर दी है नीतीश कुमार जी, और इस बार पूरा बिहार के लोगों का मन बदल चुका है कि सिर्फ तेजस्वी को ही लाना है। यानी रोजगार लगता है देंगे, तेजस्वी आएंगे तो रोजगार दे रहे हैं तेजस्वी यादव और फिर देंगे, एकदम देंगे। देखिए, इसमें तो है कि तेजस्वी के सरकार बने और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। है कि नीतीश में 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ, रोजगार बहुत ज़्यादा। हाँ, मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। आपको लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो और तेजी से विकास बिहार? हाँ, 17 महीने उनका टाइम मिला, 17 महीने 5 लाख रोजगार दिए, और 5 साल मिलेगा तो और 10 लाख मिलेगा। साफ तौर से कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में लाखों नौकरियां दी, वो मुद्दा यहाँ भी स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फिर से तेजस्वी यादव आते हैं तो और रोजगार बिहार की जनता को मिलेगा। इसी तरह NDTV बिहार के अलग अलग हिस्सों से पब्लिक क्या सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, ये दिखाने की कोशिश NDTV की तरफ से कर रहे हैं। कैंपस सगुब आलम के साथ रमन राय, NDTV।